अब हम जो है वो आज चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, विच इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि ऑसिलेशंस क्या होती हैं और उनसे रिलेटेड कुछ हमने टर्मिनोलॉजीज़ जो है ये वाली डिफ़ाइन की थी। अब हमने ऑसिलेशंस के बारे में स्टडी कर लिया कि ऑसिलेशन बेसिकली आपके पास टू एंड फ्रो मोशंस होती हैं। तो अब कौन सी ऑसिलेशंस जो हैं हम उन्हें सिंपल हार्मोनिक मोशंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने जब ऑसिलेशन वाला पैरा पढ़ा था तो इसमें हमने देखा था कि रिपीटेड मूवमेंट अबाउट अ मेन पोजीशन इट इज़ सेड टू बी इन हार्मोनिक मोशन। मतलब कोई भी रिपीटेड मोशन जो होती है मेन पोजीशन के गिर्द, उसे हम हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और अगर वो रिपीट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब रैंडमली रिपीट ना हो रही हो बल्कि किसी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में एक ही तरह से रिपीट हो रही हो, तो फिर हम उसे पीरियोडिक मोशन भी कह देते हैं। और फिर हमने यहाँ पे फर्दर ये देखा था कि ऑसिलेशन बेसिकली हार्मोनिक मोशन की टाइप है। मतलब बेसिकली पीरियोडिक हार्मोनिक मोशन की टाइप है। मतलब मेन आपके पास क्या है, कोई भी जो आपके पास रिपीटेड मोशन है अबाउट अ मेन पोजीशन, उसको हम हार्मोनिक मोशन कहेंगे। अगर तो वो पीरियोडिकली रिपीट हो रही है तो वो पीरियोडिक मोशन हो जाएगी, एंड उसी के अंदर फिर आपके पास ऑसिलेशंस भी आ जाती है। तो इस मीन की ऑसिलेशन जो है वो पीरियोडिक हार्मोनिक मोशंस होती हैं। तो फिर सिंपल हार्मोनिक मोशंस हम किन्हें कहते हैं। अब इसके लिए हमने एक एग्ज़ाम्पल ली। एग्ज़ाम्पल में हमारे पास ये है कि हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसके साथ एक मास m अटैच है, और हमारे पास स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट बेसिकली आपके पास एक करैक्टरिस्टिक या एक पैरामीटर है। जैसे डिफरेंट किसी ऑब्जेक्ट का आप मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये चीज़ें आप डिफ़ाइन करते हैं। इसी तरह आपके पास स्प्रिंग के अंदर कितनी स्टिफनेस है, कितना स्टिफ है, उसको जो है हम किसी एक नंबर से एक्सप्लेन करते हैं। वो नंबर हमें बताता है उसकी स्टिफनेस के बारे में, उसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। और उसे हम के से नॉर्मली यहाँ पे हम टेक्स्ट के अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट को के से लिखेंगे। और हमने एक मास जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच है, उसको हमने एक स्मूथ टेबल के ऊपर रख दिया है। उसका स्प्रिंग का एक एंड एक फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच है, और दूसरा एंड जो है वो मास का वो फ्री है। तो अभी वो अपने बिल्कुल रेस्ट पोजीशन के ऊपर है। उसके ऊपर जो है वो मतलब उसके अंदर कोई मोशन नहीं है, रेस्ट पे है बिल्कुल। और वो जो उसकी रेस्ट वाली पोजीशन है उसको हम इक्विलिब्रियम या मेन पोजीशन कहते हैं। और उसको हमने लेबल किया है विद ओ, कि हम उसकी इक्विलिब्रियम या मेन पोजीशन को हम उसकी ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई, और फोर्स लगा के उसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया, और हम उसको एक न्यू पोजीशन ए तक ले गए। तो जब हमने उसे स्ट्रेच किया, वो एक न्यू पोजीशन ए तक गया, तो जितना उसने डिस्प्लेस किया फ्रॉम द मेन पोजीशन उसको हमने एक्स कह दिया। उसकी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन उसको हमने एक्स कह दिया। और फिर हमने उस पोजीशन ए पे ले जाके उसको रिलीज़ कर दिया, उसको छोड़ दिया। अब होगा क्या, आपने ऐसी चीज़ फिज़िकली भी ऑब्ज़र्व की होगी, देखी होगी, कि जब आप उसे छोड़ेंगे वो क्या करेगा, वो अपनी मेन पोजीशन ओ की तरफ वापस जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब वो वापस ओ की तरफ जा रहा होगा तो वो ओ पे एकदम से जाके रुकेगा नहीं, बल्कि वो ओ को क्रॉस करते हुए एक दूसरी पोजीशन तक चला जाएगा, बी तक। मतलब स्प्रिंग थोड़ा उस टाइम पे थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। फिर बी पे जाके वो थोड़ी देर रुकेगा, एंड देन दोबारा से ओ की तरफ आएगा। और इसी तरह वापस में जब दोबारा से वो ओ की तरफ आ रहा होगा तो फिर वो ओ पे नहीं रुकेगा, बल्कि ओ को क्रॉस करके फिर ए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और इस तरह वो ओ के अबाउट टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा। अब हुआ क्या था कि जब आपने उसको डिस्प्लेस किया था फ्रॉम द मेन पोजीशन, तो स्प्रिंग उसको अपनी तरफ खींच रहा था। आप उसको ऑपोजिट साइड पे खींच रहे थे। ठीक है, एक मिनट में आपको, मतलब आप उसे इस साइड पे खींच रहे थे, लेकिन स्प्रिंग उसको इस साइड पे खींच रहा था। ठीक है, तो जो स्प्रिंग है वो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा था। ठीक है, और उस फोर्स को हम इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी स्टेट को रिस्टोर करने की कोशिश करे
ठीक है, रिस्टोर करने का मतलब वापस उस स्टेट में ऑब्जेक्ट को लाने की कोशिश कर रही है ना वो फोर्स, तो उसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। और ये क्योंकि स्प्रिंग की इलास्टिसिटी की वजह से हो रहा है, तो इसलिए हम इसे इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, ठीक है। और वो फोर्स को हम लिखते हैं F इजिकल टू माइनस के एक्स। अब ये F इजिकल टू माइनस के एक्स क्या है? बेसिकली जो आपके पास फोर्स लगा रहा है स्प्रिंग, उसको रिस्टोर करने के लिए, मतलब उसको वापस लाने के लिए मेन पोजीशन पे, वो कितनी फोर्स लगेगी वो डिपेंड करेगा कि आपने उसे कितना डिस्प्लेस किया, मतलब एक्स पे डिपेंड करेगा। और साथ ही साथ उस स्प्रिंग कांस्टेंट पे भी डिपेंड करेगा। तो मतलब उसका जो कांस्टेंट है, जो उसकी स्टिफनेस स्प्रिंग की एक्सप्लेन कर रहा है, उसके ऊपर भी वो डिपेंड करेगा। तो जब हम लोग उसको छोड़ेंगे ए पोजीशन पे ले जाके, तो वो इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही एक्चुअली वो वापस ओ की तरफ औरने की कोशिश करेगा। लेकिन क्योंकि जैसे आपको पता है कि कोई फ्रॉम द आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, आपको ये पता है कि आपके पास अगर ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है ड्यू टू इनर्शिया, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहने की कोशिश करता है ड्यू टू इनर्शिया। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि वो जब वापस आ रहा होगा ओ की तरफ, क्योंकि उस वक्त स्टेट ऑफ मोशन में है, तो वो मोशन में रहने की कोशिश करेगा अनलेस कि कोई और फोर्स उस पर अप्लाई हो और वो उसको स्टॉप करने की कोशिश करे। तो ड्यू टू इनर्शिया वो ओ पोजीशन पे रुकेगा नहीं, क्योंकि वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन में है ना, ठीक है। तो वो मोशन में रहने की कोशिश करेगा और मूव करता करता वो बी पोजीशन तक चला जाएगा। जब वो बी पोजीशन तक जाएगा तो स्टेट में स्प्रिंग थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली अगेन वो क्योंकि मेन पोजीशन से दूर जाना शुरू हो गया, मूविंग टूवर्ड द पॉइंट बी, तो फिर दोबारा से उसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी जो उसको ओ पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगी। तो मतलब इन शॉर्ट आप ये देखें कि आपने उसे ओ से डिस्प्लेस किया, ए तक आप लेके गए, ए पे ले जाके जा रहे थे आपने, जब उसे छोड़ा तो रिस्टोरिंग फोर्स, जो स्प्रिंग उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, उसे वापस ओ की तरफ लाने के लिए वहाँ तक वो उस पर फोर्स लगा के उसे वापस लाने की कोशिश करेगा। लेकिन ओ तक आते हुए वो जो है वहाँ पे ओ तक आते हुए वो वहाँ पे रुकेगा नहीं ड्यू टू इनर्शिया, वो मूव करता रहेगा और वो मूव करते करते आगे की तरफ बी की तरफ निकल जाएगा। लेकिन उस वक्त जब वो बी की तरफ जा रहा होगा, तो क्योंकि उसकी डिस्प्लेसमेंट अगेन से इंक्रीज़ करी होगी फ्रॉम द मेन पोजीशन, तो वो क्या करेगा, स्प्रिंग उसे वापस लाने की दोबारा से कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो जो है वो वापस आएगा जब अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ, और फिर वो ओ पे नहीं रुकेगा, वो दोबारा से वो ए की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से उसकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो आपके पास पॉइंट ए पे क्या था, उसके ऊपर जो आपने फोर्स उसके ऊपर एक्सटर्नली अप्लाई की हुई थी, जो उसको पॉइंट ए तक लेके गई थी, वो एक्चुअली उस रिस्टोरिंग फोर्स के ऑपोजिट होगी, जो कि आपके जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट वापस आएगा। मतलब जैसे आप अगर एक ऑब्जेक्ट को ज़मीन से उठाते हैं ना, ऊपर की तरफ लेके आते हैं, तो वो जो है वेट जो ऑब्जेक्ट का होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन की तरफ खींचता है, ठीक है। लेकिन आप जब उसे ज़मीन से दूर लेके जाते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, आप जब उसे लेके जा रहे होते हैं, तो उस वक्त आप वर्क कर रहे होते हैं ना उस पर, ठीक है। और वो वर्क कितना होता है, उसके वेट के इक्विवेलेंट ही होता है, ठीक है। आप उस पर फोर्स लगा रहे होते हैं, जो कि एक्चुअली मतलब बेसिकली वर्क वेट के इक्विवेलेंट ही हम कह सकते हैं। मतलब फोर्स जो आप उस पर लगा रहे होते हैं वो आपके पास वेट के इक्विवेलेंट होती है। वर्क नहीं हम ये कहेंगे कि वो उसके इक्विवेलेंट होता है, फोर्स जो होती है उसके ऊपर जो लग रही होती है वो उसके इक्विवेलेंट होती है वेट के। तो इसी तरह आप जो एक्सटर्नल फोर्स इधर मास पे लगा रहे हैं, जो एक स्प्रिंग के साथ अटैच है, तो वो जब आप उसे डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो एक्चुअली आपको उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी जितनी उसकी रिस्टोरिंग फोर्स है, ताकि आप उसको डिस्प्लेस कर सकें। तो जैसे किसी ऑब्जेक्ट को ज़मीन से उठाने के लिए उसके वेट के इक्वल फोर्स आपको उसके ऊपर लगानी पड़ती है टू मूव इट अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो लाइकवाइज आपको उतनी फोर्स तो लगानी ही पड़ेगी जितनी स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स है, ताकि वो उस पोजीशन ए तक जा सके फ्रॉम दी मेन पोजीशन। तो किसी भी चीज़ को डिस्प्लेस करने के लिए मेन पोजीशन, ऑब्वियसली वो जो उसने जिस वजह से वो रेस्ट पे है, उसको डिस्प्लेस करने के लिए किसी भी फोर्स पे तो वो डिस्प्लेस नहीं हो जाएगा ना,
तो उसको इसकी रिस्टोरिंग फोर्स के इक्विवेलेंट फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन ऑब्वियसली डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट होगी, क्योंकि आप जो रिस्टोरिंग फोर्स आप उस पर लगा रहे हैं वो आप एक डायरेक्शन में जो फोर्स आप अप्लाई करें वो एक डायरेक्शन में कर रहे हैं, जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम नहीं होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप वेट को लिफ्ट करें ज़मीन से, तो वेट जो है वो तो उसकी डायरेक्शन ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और आप उसको अपवर्ड लिफ्ट करें, तो दैट्स वाई ये आपके पास जो है वो एक माइनस साइन बीच में आ रहा है। तो बेसिकली आपके पास अगर हम एक और चीज़ देखें तो हमारे पास ये जो फोर्स है वो कितनी थी। तो बेसिकली अगर ये फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है टू द रिस्टोरिंग फोर्स, और हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमारे पास -kx के बराबर हमने ली है, तो फिर हमारे पास अप्लाइड फोर्स जो है वो +kx के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। ऑब्वियसली अगर आपके पास जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स -kx है और अप्लाइड फोर्स उसके इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो मतलब अब आपके पास अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगी, +kx के बराबर हो जाएगी। तो बाय हुक्स लॉ हमने एक्चुअली जो हमने kx निकाला था कि अप्लाइड या रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो kx या x के प्रोपोर्शनल है, वो बाय हुक्स लॉ मतलब हुक्स लॉ हमें बताता है कि विद इन अ इलास्टिक लिमिट, अगर किसी इलास्टिक ऑब्जेक्ट जो है मतलब इलास्टिक ऑब्जेक्ट वो जो इलास्टिक लिमिट के अंदर रहने का मतलब ये है कि अगर आप उसको उस पर फोर्स लगाएं और उसको फोर्स को रिमूव करें तो वो अपनी इनिशियल स्टेट के अंदर वापस आ जाए। तो हुक्स लॉ हमें ये कहता है कि विद इन अ इलास्टिक लिमिट अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जो फोर्स लगा रहे हैं उसको मतलब डिफॉर्म करने के लिए या उसकी शेप को चेंज करने के लिए, तो एक्चुअली जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो आप एक मास अटैच्ड और स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो आप उस मास के ऊपर जितनी फोर्स लगा रहे हैं टू डिस्प्लेस इट विच इज़ इक्वल टू द एक्स, डिस्प्लेस जो है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट जो है विच इज़ इक्वल टू द एक्स, तो जितनी डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ही फोर्स आपको लगानी पड़ेगी। लेकिन ये जो है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए, जब आप इलास्टिक लिमिट से बाहर चले जाते हैं तो ये चीज़ वैलिड नहीं रहती। विद इन अ इलास्टिक लिमिट जितना ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन उतनी ही आपको उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी बाय हुक्स लॉ, ठीक है। और फिर हमें ये भी पता है फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि फ़ोर्स जो होती है वो हमारे पास मास टाइम एक्सेलरेशन के बराबर होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये कहा कि जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है बाय हुक्स लॉ -kx के बराबर है, x जो है डिस्प्लेसमेंट है, विद इन अ इलास्टिक लिमिट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट x, और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसे हम के कहते हैं, जो स्टिफनेस स्प्रिंग्स की स्टिफनेस को डिस्क्राइब करता है, और माइनस साइन हमें ये शो कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसके ऑपोजिट है, मतलब इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो फोर्स रिस्टोरिंग इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने क्या चीज़ देखी, नेक्स्ट हमने ये चीज़ देखी कि जितनी आपके पास ऑब्जेक्ट पे रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है एक्चुअली उतनी ही आपने इक्वल एंड ऑपोजिट अप्लाइड फोर्स लगा, मतलब जितनी आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं उतनी इक्वल एंड ऑपोजिट रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है। तो अगर आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो -kx के बराबर है, ठीक है, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अप्लाइड फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, +kx के बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से अप्लाइड फोर्स जो है वो +kx हो जाएगी। और फिर हमें फ़ोर्स का जनरली फार्मूला पता है कि फ़ोर्स बराबर होती है ma के, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो है -kx, ठीक है, और फोर्स इटसेल्फ बराबर होती है ma के, तो हम कहते हैं ma इज़ इक्वल टू -kx, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ से ही हमने क्या किया, kx इज़ इक्वल टू -ma, फिर हमने क्या किया, m को दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया, ठीक है।
तो हमारे पास जब हमने m को दोनों साइड पे डिवाइड कर लिया तो हमारे पास आ गया a इज़ इक्वल टू माइनस k बाय m x। ठीक है, अब k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, m जो है वो मास है ऑब्जेक्ट का जो अटैच है विद द स्प्रिंग, और ये दोनों कांस्टेंट है, फिक्स्ड हैं, तो इनकी रेशो आपको क्या देगी, एक कांस्टेंट दे देगी। तो हम ये कह देंगे कि a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। ठीक है, तो आपके पास k इज़ अ कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, फिजिकल शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ स्प्रिंग। तो a हमारे पास आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। तो बेसिकली एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब एक्सेलरेशन जो है इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और माइनस अगेन ये शो कर रहा है कि उसकी डायरेक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट है। तो द टाइप ऑफ मोशन जिसके अंदर आपके पास एक्सेलरेशन बॉडी की जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मेन पोजीशन, मतलब मेन पोजीशन से जितना बॉडी डिस्प्लेस करी है उसकी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, और लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो होती है ना मेन पोजीशन से दूर जब ऑब्जेक्ट जा रहा होता है, तो आपके पास जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, मतलब टूवर्ड्स द मेन पोजीशन हो, तो इसका हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये जो रिलेशन है ये हमें ये बता रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो ऐसी मोशन है जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड्स द मेन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसी मोशन को हम क्या कह देंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ से हमने मास अटैच टू स्प्रिंग के एग्जांपल से हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन कर दिया। तो टाइम पीरियड जैसे हमने पीछे देखा था कि टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिसमें पार्टिकल अपनी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करता है, मतलब ए से वो स्टार्ट किया, बी तक गया, एंड देन बी से वापस ए तक आया, तो इस टाइम को हम टाइम पीरियड ऑफ वन वाइब्रेशन कहते हैं। और हमारे पास जो है वो इसके अलावा हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी और हमने टाइम पीरियड का भी रिलेशन देखा था। हमारे पास जो एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एक सिंपल नॉर्मल, एक तो सिंपल नॉर्मल फ्रीक्वेंसी थी जिसमें हम नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन जो है वो पर सेकंड में जितना बॉडी करती है उसको हम जो है उसकी फ्रीक्वेंसी सिंपल कहते हैं, और जो नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन एक बॉडी करती है ना पर सेकंड उसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बराबर होती है इज इक्वल टू 2πf के बराबर है, और f जो है वो आपके पास 1/t के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम ये देखें यहाँ से तो हमारे पास ओमेगा इज़ इक्वल टू 2πf वेयर f इज़ इक्वल टू 1/t, तो ओमेगा आपके पास बराबर हो जाएगा 2π/t के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा इज़ इक्वल टू 2π/t हो गया। ठीक है, ओमेगा इज़ इक्वल टू 2π/t एंड t वुड बी इक्वल टू 2π/ओमेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक और चीज़ हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो एज वी नो दैट a इज़ इक्वल टू -x ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ है वो हमारे पास कहाँ से आई, a इज़ इक्वल टू -x ओमेगा स्क्वायर। अब जो a इज़ इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर x, एक्चुअली ये हमें कहाँ से पता चला था। एक्चुअली अगर मैं इनके कॉन्टेक्स्ट को देखूं तो इन्होंने मतलब इन्होंने बगैर सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो है वो सर्कुलर मोशन से रिलेट किए बगैर ही डायरेक्टली ही पहले मतलब वो टॉपिक इनको एक्सप्लेन करना चाहिए था कि किस तरीके से सर्कुलर मोशन जो है वो आपके पास रिलेट करिए विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड देन फिर वो रिलेशन इन्हें यूज़ करना चाहिए था। लेकिन जैसे मैं पहले लेक्चर के पार्ट 1 के अंदर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुकी हुई थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट करती है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपके पास जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आप जो है वो सर्कुलर मोशन वाले रिलेशंस को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमने 5th चैप्टर के अंदर, ये 5.9 है, मैंने 5th चैप्टर ओपन किया है, ये 5th चैप्टर के अंदर जो है वो हमने ये रिलेशन देखा था, a इज़ इक्वल टू -w स्क्वायर, यहाँ पे इन्होंने से लिखा हुआ है
W इन्होंने बेसिकली आपके पास एक्चुअली ओमेगा है बेसिकली, जो कि बेसिकली V/r के बराबर है। तो ऊपर आपके पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के फार्मूले में v²/r² आ रहा है, तो वो आपके पास ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो गया। तो AC = -ओमेगा²r। इसमें r जो है वो रेडियस है, जिस पार्टिकल जो सर्कल में मूव कर रहा है उसका सेंटर ऑफ द सर्कल से डिस्टेंस है। तो बेसिकली हमने वहाँ पे जो रिलेट किया है विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वहाँ पे भी हमने जैसे रेडियस जो होता है वो पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर, लाइकवाइज x भी जो है वो पार्टिकल का डिस्टेंस है फ्रॉम द मेन पोजीशन, और फिर उससे हमने इसे रिलेट करके A = -ओमेगा²x कर दिया। ठीक है, ओके। एंड देन फिर उसके बाद आपने जब ये देखा A = -ओमेगा²x वाला रिलेशन आपने देखा, तो ऊपर आपने जो इक्वेशन एक्सेलरेशन का रिलेशन फाइंड किया वो किसके बराबर है? A = k 7.1 वाला इक्वेशन देखने में A = k/m × -x, मतलब k/m तो कांस्टेंट में इन्होंने कर दिया था ना, लेकिन ओवरऑल ये रिलेशन क्या बनता है? A = -k/mx बनता है। तो A जो है जो आपने फाइंड किया है -k/mx वो इन्होंने लिखा, और जो A जो है इटसेल्फ 5th चैप्टर से इन्होंने लिया -ओमेगा²x, इन दोनों को इक्वल लिख लिया। समझ आ गया ना? एक 7.1 से लिया A की वैल्यू विच इज़ -k/mx, और एक इन्होंने ली 5.9 से विच इज़ इक्वल टू A = -ओमेगा²x। तो x दोनों साइड से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये एंड देन फिर पीछे क्या रह जाएगा? माइनस भी आपका ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर उसके बाद ओमेगा² बराबर हो जाएगा k/m के, और आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ओमेगा = √k/m। अब ओमेगा जो है वो जैसे यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 3 से देख लें, ओमेगा बराबर है 2π/t के। तो यहाँ 7.8 इक्वेशन में आपने ओमेगा की जगह लिख दिया 2π/t। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? 7.8 इक्वेशन में ओमेगा की जगह आपने लिख दिया 2π/t। तो ये क्या बन जाएगा? 2π/t इज़ इक्वल टू √k/m। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से कर लेना है कि आपने t को एक साइड पे ले जाना है, उसके √k/m को एक साइड पे ले आना है। मतलब आपका है ना 2π/t इज इक्वल टू √k/m। तो t को आप जब दूसरी साइड पे ले जाएंगे और √k/m को एक साइड पे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर ये डिनोमिनेटर में √k/m आएगा। तो जब इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये किसके बराबर बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास t इज़ इक्वल टू 2π√m/k। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा t इज़ इक्वल टू 2π√m/k। ठीक है, और अब हमें पता है कि स्मॉल f बराबर है 1/t के। ठीक है, और t किसके बराबर हो जाएगा? 1/f के। तो इस इक्वेशन में t की जगह पुट कर दें 1/f इज़ इक्वल टू 2π√m/k। अगेन f फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, f को एक साइड पे ले जाएं, ठीक है, ये आ जाएगा 1/2π√m/k। और फिर जो √m/k है उसका अगेन आप जो है वो रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी 1/2, नीचे था वो आपके पास √m/k, ऊपर जाके हो जाएगा k/m। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके पास f इज़ इक्वल टू 1/2π√k/m हो जाएगा। अब हम एग्जांपल 7.1 देख लेते हैं। बेसिकली हमारे पास क्या आ गई है? फ्रीक्वेंसी आ गई है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आ गई है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन आ गई है। आपके पास एक मास अटैच हुआ है स्प्रिंग की, और वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है? स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही है, और मास जो था ना अटैच किया आपने स्प्रिंग से, उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। एग्जांपल 7.1 में हमारे पास आ गया है मास आपको गिवन है जो सस्पेंडेड है, सस्पेंड हुआ है मतलब लटका हुआ है फ्रॉम अ स्प्रिंग
और जब वो स्प्रिंग के साथ आपने मास को लटकाया तो स्प्रिंग ऑब्वियसली स्ट्रेच होके, क्योंकि उस पर फोर्स लगी तो वो नीचे की तरफ हो गया होगा, स्ट्रेच हो गया होगा। तो वो कितना स्ट्रेच हुआ? 0.098 मीटर स्ट्रेच हुआ। तो हमने जो है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, और हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की लिमिट, बिकॉज ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हमने जो ऊपर रिलेशन डिराइव किए हैं वो विद इन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिमिट के अंदर ही किए हुए हैं। हुक्स लॉ जब हमने अप्लाई किया तो हमें इलास्टिक लिमिट के अंदर ही रह के हमने वो सारे रिलेशन फाइंड किया है। तो मतलब वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की एक कंस्ट्रेन है, एक लिमिट है जो हमने अप्लाई करनी है। मतलब बेसिकली ये सब चीज़ें जो हम कर रहे हैं बहुत लार्ज डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं कर रहे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए कर रहे, इसलिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया। मास गिवन है, ऑब्वियसली जितना मास आप स्प्रिंग के साथ अटैच करेंगे उसी के हिसाब से फ़ोर्स लगेगी। किसी भी मास के को जब आप फेंकते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो वेट के बराबर होती है, और वेट होता है मास टाइम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो mg के बराबर होता है। तो फोर्स कितनी लगेगी उस स्प्रिंग के ऊपर जब उसके साथ आप मास को अटैच करेंगे, तो वो डिपेंड करेगी उस ऑब्जेक्ट के वेट के ऊपर। तो वो जो वेट है वो mg से आएगा। m गिवन है आपको, g आपको पता है, m 0.5 है, g जो है वो 9.8 है। जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू द वेट एक्चुअली जो कि हमारे पास फोर्स के बराबर होगा, जिसका यूनिट न्यूटन हो जाएगा। उसकी वजह से जो हमारे पास स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ वो हमारे पास कितना हुआ? 0.098 मीटर स्ट्रेच हुआ। हमने स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है। तो स्प्रिंग जो है वो उसके ऊपर कितनी फ़ोर्स लगाएगा, ज़ाहिर सी बात है जब आपने उसके साथ मास अटैच किया विद द स्प्रिंग तो उसके ऊपर जो फोर्स लगी ड्यू टू द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट वो आपके पास अप्लाइड फोर्स है। तो वो अप्लाइड फोर्स जो है उसी के इक्विवेलेंट ही आपके पास जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स भी लगेगी, ठीक है। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी वो भी उसके इक्विवेलेंट ही होगी, और ऑब्वियसली आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स होती है और अप्लाइड फोर्स जो है वो प्लस के एक्स होगी। तो एक्चुअली आपके पास कितनी फ़ोर्स उसके ऊपर लगेगी? प्लस के एक्स फोर्स लगाएंगे आप, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट आपने जब अटैच किया है तो उसके वेट की वजह से जो उस पर फोर्स लग रही है वो के एक्स होगी, ठीक है। तो के किसके बराबर हो जाएगा? एफ़ बाई एक्स के। एफ़ जो है एक्चुअली क्या है? वेट है। फोर्स क्या है यहाँ पे? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है विच इज़ 4.9 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? 0.098। तो इनको डिवाइड करने से आपके पास के की वैल्यू आ गई 50 न्यूटन पर मीटर। और यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि जो आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है उसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। असाइनमेंट है 7.1, 2.0 kg ब्लॉक है। इसी तरह आपने उसको हैंग किया है फ्रॉम द वर्टिकल स्प्रिंग। जब आपने उसे हैंग किया तो वो स्ट्रेच हुआ अप टू 20 सेंटीमीटर। आपने सबसे पहले एक्स लिखना है 20 सेंटीमीटर, और फिर उसको आपने मीटर में चेंज करना है। मीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे? उसको डिवाइड करेंगे बाय 100, ठीक है। अब हमने क्या किया? इफ़ द 2 kg ब्लॉक इज़ रिप्लेस बाय, पहले आपने 2 kg का ब्लॉक डाला था, उसकी वजह से उसके ऊपर फोर्स लगी थी। वो फोर्स निकालने के लिए ऑब्वियसली आपने मास को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से जैसे ऊपर मल्टीप्लाई किया फोर्स निकालेंगे 2 को इंटू 9.8 करके, वहाँ से फोर्स आ जाएगी। फिर x जो है वो आपके पास 20 सेंटीमीटर है, उसको अगेन आप वही 100 से डिवाइड करके आपने मीटर में चेंज करना है। जब आप ये काम कर लेंगे आपके पास f भी आ गया, x भी आ गया, आपने k फाइंड कर लेना है पहले पार्ट में, ठीक है। k जो है वो आपके पास अगेन f बाई x से आता है। f आपने फाइंड कर लिया, x से आपने उसे डिवाइड किया, यहाँ से आपके पास k आ जाएगा। एंड देन फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? इन्होंने आपको ये कहा है पहले पार्ट में आपने k फाइंड कर लिया, जैसे ऊपर एग्जांपल में किया बिल्कुल वैसे कर लिया। दूसरे पार्ट में आपने क्या कहा इन्होंने आपको कि अब आपने 2 kg का मास हटा के आपने एक कोर मास लगा दिया जो कि 0.5 kg है। अब ऑब्वियसली क्योंकि मास कम हो गया है, पहले मास ज़्यादा था उसकी वजह से वेट ज़्यादा था, फोर्स ज़्यादा थी, तो ज़्यादा स्ट्रेच हुआ था, ठीक है। अब आपने जब मतलब मास को ऑब्वियसली रिमूव किया, ऑब्जेक्ट वापस अपनी मेन पोजीशन पे आया, फिर दोबारा से आपने एक और मास लगाया 0.5 किलोग्राम का, वो दोबारा से स्ट्रेच हुआ। तो आपको ये कहा गया है कि अब जब वो स्ट्रेच होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद आप या फिर ये कहें कि आपने एक्चुअली स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ एंड रिलीज्ड, मतलब वो नीचे आ रहा है एंड देन फिर वो टू एंड फ्रो भी मूव कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेच होके मतलब उसी स्टेट के ऊपर आकर रुक गया है, बल्कि वो स्ट्रेच होके उसको छोड़ से आप ये कह सकते हैं कि आपने उसके साथ मास अटैच करके उसे स्ट्रेच किया है। अब वो दो तरीके से स्ट्रेच हो सकता है। एक तो ये कि आपने अगर उसके साथ मास अटैच करके छोड़ दिया है तो वो हो सकता है कि अपने वेट की वजह से वो डाउनवर्ड स्ट्रेच हो और फिर वो थोड़ी देर टू एंड फ्रो मूव करता रहे।
और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप ख़ुद भी उसको फर्दर स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द फ्रिक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। अब के आपने पहले स्टेप में फाइंड कर लिया था, ठीक है। अब आपने देखा था कि फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है वो एम और के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। तो आपने जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ जहन में रखनी है वो ये है कि के तो जो है वो आपके पास सेम रहता है, इन द सेंस कि आप चाहे 2 kg का मास लगाएं, चाहे आप 5 kg का लगाएं या 0.5 kg का लगाएं, तो आप कोई भी मास लेके उसके करस्पॉन्डिंग अगर आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आपको फोर्स आपने निकाली विद द हेल्प ऑफ मास एंड डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन थी, आपने के निकाल लिया, ठीक है। तो आपके पास कोई भी फोर्स मास आपको गिवन है, उसके करस्पॉन्डिंग आप फोर्स निकालें और उसके बाद उस डिस्प्लेसमेंट भी ऑब्वियसली आपको गिवन होगी, तो उनको यूज़ करके आप के निकालें। तो के जो होगा ना वो सेम रहेगा, क्योंकि के इज़ द रेशो ऑफ एफ़ और एक्स। अगर एफ़ चेंज होगा तो एक्स भी चेंज होगा, तो उसकी रेशो जो है ना वो तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो 2 kg के लिए जो के है वही 0.5 के, मतलब आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे तो दूसरे वाले पार्ट में तो हमें एक्स नहीं गिवन, तो मतलब वहाँ पे जो है वो फिर के क्या होगा, कैसे आया, हम के कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि के इज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट, तो वो जो आपने 2 kg के लिए निकाला है वही आप 0.5 के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे अब मास गिवन, मास डिफरेंट हो गया, तो मास डिफरेंट होने की वजह से ये ज़रूर है कि जो है वो टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी पे इफेक्ट होगा। 7.9 एंड 7.10 इक्वेशन में देखें तो के आप वही जो पहले पार्ट में आपने फाइंड किया वही पुट करेंगे। अब मास जो आपके पास 0.5 वाला है फिर आप वो पुट करेंगे, क्योंकि आपको अब न्यू वाले मास के हिसाब से आपने टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो वो जो न्यू वाला मास है ना, जो 0.5 kg है, उसको यूज़ करते हुए उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी निकालनी है। मास चेंज होने से ऑब्वियसली ये दोनों चीज़ें तो चेंज होंगी ही होंगी, के पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। के जो आपने पहले पार्ट में निकाला हुआ है वही आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करके आप देखिएगा और मुझे आप बताइएगा कि आपसे ये सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारे पास वही जिसको मैं बार बार डिस्कस कर रही थी, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उसको हम अभी नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।